हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडी स्टडी। आज हम लोग स्टडी करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में और इससे आने वाले प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। आप इसे पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाए तो आपको पता चलेगा ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनावृत बीजीय पादप। अनावृत बीजीय पादप वैसे पादप होते हैं जिनके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, ये नग्न होते हैं, इसलिए इसे हम लोग नग्न बीजीय के नाम से भी जानते हैं या फिर बीजीय पादप भी बोलते हैं। बीजीय पादप इसलिए क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ बीज पाया जाता है। इसे हम लोग इंग्लिश में स्पर्मेटोफाइटी बोलते हैं या फिर स्पर्मेटोफाइसी भी बोलते हैं। आपको इंग्लिश टर्म भी याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश टर्म अक्सर पूछ लिए जाते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जिम्नोस्पर्म पौधे में ओवरी अंडाशय अनुपस्थित रहते हैं। अंडाशय क्या होता है उसको समझते हैं। ऐसे ही हम लोग को परागण चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पर एक शॉर्ट रूप में समझ लेते हैं। जैसे ये फ्लावर का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कुछ इस प्रकार से एंथर होता है, ये ओवरी होता है और यहाँ पर सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं। मतलब फूल के क्या होते हैं, जो कलर वाला पेटल्स होता है वो होते हैं, जिसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। और नीचे से कुछ इस तरीका से होता है। ये एक मैं रफ डायग्राम बनाया हूं फ्लावर का, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो अनावृत बीजीय पौधे हैं उनमें जब परागन होता है तो परागन में क्या होता है, परागकण जो आते हैं एंथर पे, ये वाला पार्ट एंथर होता है। उसके बाद यहाँ निषेचन होता है। निषेचन के बाद कहाँ चला जाता है, नीचे। और यहाँ पर अंडाणु उपस्थित रहते हैं और ये जब परागकण आते हैं यहाँ पे तो इसके साथ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो ये वाला जो पार्ट है जो मैंने रेड किया, ये कौन सा पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। इसको अंडाणु बोलते हैं। तो परागकण आके अंडाणु के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है ना। और यही अंडाणु विकसित होकर बीज बन जाता है। और ये वाला जो राउंड कलर का किए मैं, इसको हम लोग जो अंडाशय बोलते हैं, ये विकसित होकर फल का रूप ले लेता है, ठीक है। और ये जो सेपल्स पेटल्स जो बनाए, ये सब झड़ के गिर जाते हैं। तो इसी तरह से फल का विकास होता है। लेकिन मैंने पहले ही बताया ये अंडाशय है, ठीक है ना। मैंने पहले ही बताया कि अनावृत बीजीय में चूंकि आवरण नहीं पाया जाता है, तो आवरण होता कौन सा वाला पार्ट है, यही तो विकसित होकर आवरण बनता है, विकसित होकर फल बनता है। तो जब अनावृत बीजीय में आवरण होता ही नहीं, यानी कि फल उस पर नहीं होता, आवरण उस पर नहीं होता, लेकिन बीज तो होता है ना, ये तो होता ही है। और बीज का निर्माण किस चीज से होता है, तो यही अंडाणु जब बड़ा हो जाता है तो क्या बनता है, बीज। यही अंडाणु बड़ा होकर क्या बन जाता है, बीज। अंडाणु क्या था, तो यही वाला भाग था। लेकिन ये ओवरी जो है अनावृत बीजीय में नहीं पाया जाता है। तो हमने यहां से एक कॉन्सेप्ट जाना कि अनावृत बीजीय में ओवरी यानी कि अंडाशय अनुपस्थित रहता है, लेकिन अंडाणु ओव्यूल उपस्थित रहते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग को ये पॉलिनेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, तो वहां पे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अनावृत बीजीय पौधे को हम लोग जीवित जीवाश्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जीवाश्म मतलब क्या होता है, वैसे चीज जो बहुत पहले से अर्थ पे है, बहुत पहले आ चुका है और जनरली ये डेड होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म को जीवित जीवाश्म बोलते हैं क्योंकि ये जब आए थे पृथ्वी पर, उस समय से लेकर अभी तक जैसे आए थे वैसे ही अभी तक है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है, इसलिए इसे हम लोग जीवित जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। या फिर लिविंग फॉसिल बोलते हैं, सॉरी, लिविंग फॉसिल्स। नेक्स्ट, फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजीय के जनक हम लोग चेम्बरलिन को बोलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, चेम्बरलिन, ये भी कई बार पूछा गया, ऐसे आगे आएगा। जिम्नोस्पर्म के अध्ययन को हम लोग जिम्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिम्नोलॉजी। ये तो नाम से ही पता चलता है, जिम्नोस्पर्म तो जिम्नोलॉजी। ये तो मैंने बताया है कि अनावृत बीजीय के जनक चेम्बरलिन को बोलते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए भारतीय अनावृत बीजीय के जनक, तो होगा पीडी डोगरा। कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंडियन फादर ऑफ जिम्नोलॉजी किसे बोलते हैं, पीडी डोगरा को। और यदि सिर्फ पूछा जाए फादर ऑफ जिम्नोलॉजी ओवरऑल, वो चेम्बरलिन फादर ऑफ जिम्नोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, अनावृत बीजीय के जनक। अब हम लोग कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जानेंगे। जिम्नोस्पर्म पौधे के जो गुण होते हैं उसके बारे में समझेंगे। जिम्नोस्पर्म पौधे जो होते हैं वे नेचर में जेरोफाइटिक होते हैं, मरुद्भिद होते हैं। जेरोफाइटिक प्लांट क्या होता है, ये जेरोफाइटिक है, यहाँ पे पी छूट गया है, जेरोफाइटिक। तो जेरोफाइटिक क्या होता है, वैसे पौधे जो जनरली मरुस्थल में उगते हैं, डेजर्ट एरिया में उगते हैं, उसको जेरोफाइटिक बोलते हैं। तो ऐसा नहीं समझिएगा, ये बिल्कुल गलत है। मैं समझाता हूँ जेरोफाइटिक का मतलब क्या होता है। तो जेरोफाइटिक का मतलब ये होता है वैसे पौधे जिन्हें जीवन जीने के लिए
जल की बहुत कम आवश्यकता हो, मतलब आवश्यकता से बहुत कम जल में ही वो क्या कर लेते हैं, अपना जीवन व्यापन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधे को हम लोग ज़ीरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। जनरली जिम्नोस्पर्म पौधे को देखा जाए तो माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि जो जल का कमी है सिर्फ डेजर्ट एरिया में ही होता है, माउंटेन एरिया में भी जल का कमी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जब वाटर होते हैं वो जम के बर्फ बन जाते हैं, तो प्लांट को जो वाटर इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो वहां पर पानी की आवश्यकता जो होती है तो जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है अनावृत बीजीय को। और हर एक लिविंग का एक अपना कैरेक्टर होता है कि अपने आप को वो बढ़ते हुए एनवायरनमेंट में ढाल लेना। जैसे जो पौधे डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, कैक्टस प्लांट को क्या करता है, अपना पत्ता को कांटा बना लेता है, क्योंकि वहां पे जल का कमी होता है। तो कांटा बनाने से क्या होगा, जल का जो ह्रास है, लॉस है, वो कम होगा। तो वो क्या किया, कैक्टस पहले पत्ता था लेकिन अब कांटा बन गया, मतलब अपने आप को वहां पे उस मौसम के अनुसार ढाल लिया। तो ये भी जो जिम्नोस्पर्म पौधे वो ज़ीरोफाइटिक होते हैं, यानी कि इनको जल की आवश्यकता कम होती है। नेचर में क्या होता है, ज़ीरोफाइटिक, इन्होंने अपने आप को उस नेचर में ढाल लिया है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनका नेचर कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देगा कि कौन सा नेचर है जो जिम्नोस्पर्म को डिनोट करता है, तो वो ज़ीरोफाइटिक है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वे सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। देखिए एवरग्रीन का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर फिर से आर छूटा हुआ है, सॉरी, एवरग्रीन, ठीक है ना। सदाबहार, सदाबहार वन की विशेषता क्या होती है, जैसे वन का मतलब बहुत सारा पेड़ होगा, इसमें बहुत सारे पेड़ होंगे, ठीक है, मैं एक शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो सदाबहार वन की विशेषताएं होती है कि सब वृक्ष एक ही बार में अपना पत्ता नहीं गिराते हैं। पहले ये दोनों पत्ता गिराए तो इस सब में पत्ता लगा हुआ है, फिर ये दोनों पत्ता गिराए तो इस सब में पत्ता लगा हुआ है। तो यानी कि यदि आप पूरा ओवरऑल देखिएगा सदाबहार वन को, तो उसमें से कुछ वृक्ष पत्ते गिराते हैं लेकिन कुछ वृक्ष में पत्ते लगे ही रहते हैं। तो हम लोग यदि पूरा को देखेंगे तो हम लोग को ऐसा लगता है कि इस वन में से पत्ता गिरा ही नहीं है कभी, लेकिन वास्तव में पत्ता तो गिरता है, लेकिन सब वृक्ष का पत्ता एक ही बार नहीं गिरता है। इसलिए हम लोग को पूरे वर्ष ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन में जो भी पौधे हैं उनका पत्ता नहीं गिरा है, लेकिन एक्चुअली में एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं उनका पत्ता गिरता है। लेकिन सब, यदि हम लोग पूरे फॉरेस्ट की बात करें तो सब पौधे का पत्ता एक बार नहीं गिरता है। यदि 100 पेड़ का ग्रुप है एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो 2 का गिरेगा, फिर अगला महीना 2 का गिरेगा, फिर अगला महीना 2 का गिरेगा, इस तरह से। तो ओवरऑल पत्ता गिरता है, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एवरग्रीन जो प्लांट होते हैं उसमें पत्ता नहीं गिरता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, ठीक है ना, सदाबहार नेचर के होते हैं। सदाबहार मैंने समझाया इस कॉन्सेप्ट को कि सदाबहार क्या होता है। सदाबहार वन पत्ते गिराते हैं, लेकिन सभी वन में जितने भी जो पौधे हैं सब एक बार में नहीं गिराते हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत मिसकंसेप्शन होता है, ऐसा लगता है कि कभी एवरग्रीन प्लांट पत्ते नहीं गिराते हैं, तो नहीं गिराते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट को समझा दिया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म प्लांट काष्ठीय होते हैं, वुडी नेचर के होते हैं। वुडी नेचर नाम से पता चलता होगा, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं वो काफी लंबे होते हैं। माउंटेन एरिया में जितना भी आप देखते होंगे कोनिकल शेप का, कोन के शेप का जो जितने भी प्लांट होते हैं वो सब जिम्नोस्पर्म ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, सॉरी, कुछ इस प्रकार से पौधे पाए जाते हैं जो माउंटेन एरिया में, ये कोनिकल शेप का। तो ये पेड़ काफी लंबे होते हैं और इन पेड़ से हम लोग जो लकड़ी होता है उसका उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए नेचर में कैसे होते हैं, काष्ठी होते हैं, इनके लकड़ी से फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिम्नोस्पर्म प्लांट का। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म को इसे हम लोग आवृत बीजी और टेरिडोफाइट के बीच की कड़ी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यदि हम लोग आवृत बीजी, जो हम लोग को आगे पढ़ना है, आवृत बीजी वैसे पौधे होते हैं जिनके बीज के ऊपर कोई ना कोई आवरण होता है, यानी कि इनका बीज फल के अंदर होता है, वो आवृत बीजी होते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है, टेरिडोफाइट वैसे प्लांट होते हैं, जैसे मैंने टेरिडोफाइट बनाया, एक टेरिडोफाइट प्लांट इसको मान लेते हैं, तो इसमें बीज पाया जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं। इधर मैं एंजियोस्पर्म बनाया, आवृत बीजीय बनाया, तो इसमें ये पूरी तरीके से विकसित भी है, इनमें बीज भी है और फल भी है। लेकिन जिम्नोस्पर्म की बात करें, अनावृत बीजीय के, ये विकसित है लेकिन इनमें फल जो है उसके ऊपर से कोई आवरण नहीं है। तो सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा सबसे पहले आया अर्थ पे। इसके बाद कौन आया, जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आया, एंजियोस्पर्म। तो ये एक रीजन है, इसलिए हम लोग जिम्नोस्पर्म को
एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के बीच का कड़ी बोलते हैं, क्योंकि इस दोनों को वो जोड़ रहा है। किस प्रकार जोड़ रहा है आप समझे, क्योंकि ये पूरी तरीके से विकसित नहीं है, लेकिन इसमें बीज है। लेकिन इसे देखिए तो ये पूरी तरीके से विकसित है, इसमें बीज और फल दोनों है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये विकसित है, इसमें बीज है लेकिन फल नहीं है। ठीक है, तो ये समझना था। लेकिन आप सीधे एक लाइन में याद कर सकते हैं, प्रश्न आता है एग्जाम में कि अनावृत बीजीय और आवृत बीजीय और टेरिडोफाइट के बीच की कड़ी किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं अनावृत बीजीय यानी कि जिम्नोस्पर्म को। अब बात करेंगे अनावृत बीजीय पौधे में प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो अनावृत बीजीय पौधे में रिप्रोडक्शन कोन के थ्रू होता है। कोन, शंकु बोलते हैं इसे हम लोग। शंकु क्या होता है उसे हम लोग फिगर में देखते हैं। ये एक अनावृत बीजीय पौधे का फिगर है, जिसमें से आपको दो एक सीड टाइप दिख रहा होगा, ये सीड है। अनावृत बीजीय पौधे का ये फल है, जिसमें आप फल के ऊपर कोई आवरण है ही नहीं, सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ बीज है, ये नग्न है। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसी को हम लोग कोन बोलते हैं। ये एक्चुअली में मेल कोन है, और ये वाला देख रहे हैं ये फीमेल कोन है, और दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं। और इसी कोन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है अनावृत बीजीय पौधे में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म पौधे के बारे में जानेंगे, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसे हम लोग ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। आपको पहले एक सेंटेंस याद करना है, जालिम सास को चीर दो। चीर मतलब वो चीर नहीं, चीर एक पेड़ का नाम है जिसे पाइनस बोलते हैं। तो आपको ये सेंटेंस याद करना है, जालिम सास को चीर दो मतलब चीर का पेड़ दो। ठीक है, चीर एक प्लांट का नाम है, इस लाइन को आपको याद रखना है। अब देखिए इसे किस तरह हम सारे प्लांट के जो बनने वाले चीज है उसको याद करते हैं। सबसे पहला है जामिया, जैसे जामिया। जामिया जो वृक्ष है वो अनावृत बीजीय ग्रुप का सबसे छोटा पौधा है, जामिया। सा से सिकोया, आप इसको याद रखिएगा। सिकोया को हम लोग रेडवुड भी बोलते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं रेडवुड प्लांट, जो कि अनावृत बीजीय का सबसे लंबा पौधा है। आप इस फिगर में देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेड़ कितना लंबा होगा। यहाँ पर जो आदमी खड़ा है वो कितना छोटा लग रहा है इस पेड़ के सामने में, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेड़ कितना लंबा होगा। तो ये सबसे लंबा वृक्ष होता है, लगभग 4 से 450 फीट इसकी लंबाई होती है। ठीक है ना, तो ये सबसे लंबा वृक्ष होता है, सबसे छोटा जामिया। नेक्स्ट 100 से साइकस, और इसी साइकस के पेड़ से हम लोग साबूदाना का उत्पादन करते हैं, जो जनरली मिल्क के साथ बना के खाया जाता है। ये आप दिख रहा होगा, ये साइकस का पेड़ है। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम को काट देंगे, अब चीर देखेंगे। चीर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पाइनस। जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइनस। इसे तारपीन का तेल बनता है, और इसी तारपीन का तेल का प्रयोग हम लोग पेंट में यूज करते हैं। पेंट में इसे मिलाने के बाद पेंट का जो चिपकने का क्षमता है वो बढ़ जाता है, और ज्यादा दिन तक ये पेंट लगा हुआ रहता है वॉल पे या फिर किसी भी चीज पे जिससे हम पेंट किए हैं। तो ये बहुत बेहतरीन होता है पेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इससे चिलगोजा की प्राप्ति होती है। चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है, आप फिगर में आपको दिख रहा होगा। तो चिलगोजा की प्राप्ति किससे होती है, पाइनस के पेड़ से होती है, चीर के पेड़ से। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है दो से याद रखेंगे, देवदार। ये देवदार का जो पेड़ है वो पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। टुंड्रा और टैगा रीजन में देवदार का पेड़ सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो हमने ये ट्रिक बनाया, जालिम सास को चीर दो, इससे हम लोग याद रखेंगे। जौ से जामिया सबसे छोटा, सा से सिकोया जिसे हम लोग रेडवुड या सबसे बड़ा प्लांट, चीर यदि पाइनस बोलते हैं इसको हम लोग, इसे तारपीन का तेल बनता है और इसे चिलगोजा की प्राप्ति होती है, और 2 से देवदार। तो ये हम लोगों ने ट्रिक बना के अच्छी तरह जिम्नोस्पर्म पौधे को याद कर लिया। अब हम लोग जानेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में।